हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी जो दूसरी बुक है उसे हम पढ़ रहे हैं, जिसके 8 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आज इसका 9th चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों ये है कि भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस चैप्टर पर इस बुक पर हम जितने भी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो सभी के सभी चैप्टर भारत के संदर्भ में होंगे। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये चैप्टर भी भारत के संदर्भ में ही है। अब जो आप है वो सबसे पहले नियोजन का अर्थ समझिए। ठीक है, नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना, किसी भी चीज की प्लानिंग करना है। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि आप अभी एग्जांपल के थ्रू समझिए कि प्लानिंग होती क्या है। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप अपने दोस्तों के साथ आगरे का ताजमहल घूमने जा रहे हो। ठीक है, आगरे का ताजमहल घूमने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ। तो आप जो है मतलब उसके कुछ दिन पहले से ही आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हो कि मैं ये कपड़े लेके जाऊंगा, या फिर मैं गाड़ी से जाऊंगा, मोटरसाइकिल से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, या फिर वहां पर मैं क्या क्या मस्ती करूंगा, वहां पर हम किस होटल में रुकेंगे। ठीक है, मतलब अदर चीज है कि मतलब कि आप जो है हर एक चीज की प्लानिंग कर लेते हो पहले से ही कि हमें जो है वहां पर जाकर ये करना है। ठीक है, यहाँ पर घूमना है, यहाँ पर मस्ती करनी है। उसे ही कहते हैं नियोजन, ये उसे ही कहते हैं प्लानिंग करना, बस सिंपल सी बात। लेकिन जो यहाँ पर जो फर्क बस इतना है कि ये जो प्लानिंग है ये हम देश के संदर्भ में करेंगे, देश के विकास के संदर्भ में करेंगे कि हम जो अपना देश का विकास किस तरीके से कर सकें, उसके संबंध में इसका जो है नियोजन करेंगे, उसके संबंध में इसकी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, आप समझिए आप सतत पोषणीय विकास का अर्थ। दोस्तों इसमें जो लिखा आप इसे भूल जाइए, मैं इसे आपको वैसे ही बताता हूँ कि मतलब वर्तमान में जितने भी संसाधन है और वर्तमान की जो पीढ़ी है उन संसाधनों का वर्तमान की पीढ़ी इस तरीके से उपयोग करे ताकि मतलब जो संसाधन है वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बचे रहे। भावी पीढ़ी मतलब हमारी आने वाली जनरेशन, ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए वो जो संसाधन है वो बचे रहे। तो बस इसे ही कहते हैं सतत पोषणीय विकास। देखिए, ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है। मैंने बताया कि ऐसा जो मतलब विकास है कि जो मतलब वर्तमान जो संसाधन है उसका हम इस तरीके से प्रयोग करें कि वो संसाधन जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे रहें। ठीक है, विकास के कुछ लक्ष्य क्षेत्र देखते हैं दोस्तों कि मतलब जो भारत के जो मतलब सरकार है वो किस जगह पर या फिर किस क्षेत्र पर जो है अत्यधिक बल देती है विकास करने के लिए। सबसे पहला जो क्षेत्र आता है दोस्तों वो आता है सूखा प्रभावित क्षेत्र। मतलब जिस स्थान पर सूखा होता हो दोस्तों उस स्थान के जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है कार्य नहीं मिलता, उनकी वहां पर जो खेती नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सरकार जो है इनके लिए जो विशेष कार्यक्रम लाती है। मैं आगे एक एक करके बात करूंगा दोस्तों सूखा प्रभावित क्षेत्र की। इस सरकार ने इस पर जो है कौन कौन से जो परियोजना लेकर आती है। ठीक है, और इससे इनका किस तरीके से विकास होता है। जो दूसरा जो लक्ष्य है वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दोस्तों ज्यादा मतलब सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए जो सरकार यहाँ पर जो विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तीसरा है रेगिस्तानी क्षेत्र। दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्र भी इन्हीं सबकी तरह होता है कि मतलब उन्हें ज्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। अब सबसे पहले देखिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, मतलब कि इन क्षेत्रों में जब विकास कार्यक्रम सरकार करती है तो वहां पर क्या क्या करती है या फिर क्या क्या वहां पर योजनाएं लेकर आती है और किस तरीके से उस जगह की जो मतलब कंडीशन है उसको सुधारती है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए नियोजन करते समय वहां की परिस्थिति की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों मतलब किसी भी क्षेत्र की जब जो मतलब नियोजन का कार्य किया जाता है या फिर प्लानिंग की जाती है किसी भी क्षेत्र के बारे में, तो उस क्षेत्र के जो है मतलब सभी जो तथ्य हैं वो हमें अच्छी तरीके से जान लेने होते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, उस क्षेत्र की परिस्थिति कैसी है, उस क्षेत्र की सामाजिक कंडीशन कैसी है, क्या वो सामाजिक कंडीशन ज्यादा निम्न तबके की है। ठीक है, क्या मतलब उस जो क्षेत्र है उसकी आर्थिक परिस्थितियां निम्न है, खराब है, मतलब उसी के संदर्भ में हम जो है विकास की जो है परियोजनाएं लेकर आते हैं। क्योंकि आप खुद ही समझिए अगर वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो मतलब सामाजिक कार्य ज्यादा किए जाएंगे। ठीक है, सामाजिक जो है जागरूकता ज्यादा फैलाई जाएगी। अगर आर्थिक जो मतलब रूप से कमजोर है तो उस क्षेत्र में जो है रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये निम्न। इसके अतिरिक्त निम्न बातों को भी ध्यान में रखा जाता है कि सभी लोग लाभान्वित हों। ये भी याद रखा जाता है कि जिस क्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें उस कार्यक्रम का सभी लोगों को जो है लाभ मिले। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो, मतलब जो स्थानीय संसाधन और प्रतिभा है उसका जो विकास हो, निखरे हो, जो वहाँ के स्थानीय बच्चे हैं। ठीक है, उनमें जो है स्किल पैदा हो। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेशोन्मुखी बनाना। ठीक है, तो मतलब जीविका निर्वाह जो अर्थव्यवस्था है, मतलब जीविका निर्वाह मतलब जिनसे जो है व्यक्तियों का जीवन निर्वाह होता है।
जीविका निर्वाह मतलब जिनसे व्यक्तियों का या फिर जिन कार्यों से व्यक्तियों का जो है जीवन निर्वाह होता है उस कार्य में जो है बढ़ोतरी करना। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये जो है इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है किसी भी क्षेत्र का जो है विकास कार्यक्रम शुरू करने से पहले। अब देखते हैं सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कि मतलब जिस क्षेत्र पर जो सूखा होता है उस क्षेत्र पर किस तरीके से विकास किया जाता है। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के मतलब अंतर्गत होती। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो सूखा क्षेत्र में जो लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है, क्योंकि सूखा क्षेत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर लोग खेती नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर जो है व्यक्ति खाली बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए उस क्षेत्र में जो है रोजगार की जो मतलब ज्यादा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं कि मतलब इसके अतिरिक्त जो है सूखा पड़ा वो किस वजह से सूखा पड़ा इस कारण का पता लगाया जाता है और उस क्षेत्र में जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि जो मतलब व्यक्ति है वो खेती कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। गांव में आधारभूत अवसंरचना, विद्युत सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर बल दिया जाता है। ये जो सभी सुविधाएं वहां पर जो है प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार के द्वारा। दोस्तों ये केस है भरमौर क्षेत्र का, देखते हैं वहां पर क्या हुआ है। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, मतलब ये जो क्षेत्र है उस समय जो है बहुत ज्यादा मतलब जो पिछड़ा हुआ था और सरकार ने इस पर ध्यान दिया और सरकार ने यहाँ पर जो इनकी स्थिति को सुधारा। ठीक है, देखते हैं सरकार ने यहाँ पर कौन कौन सी जो है मतलब जो परियोजनाएं लागू की और इस क्षेत्र की उन्नति कैसे हुई, देखते हैं। यह क्षेत्र विकास योजना भरमौर क्षेत्र के निवासियों के जीवन गुणवत्ता को सुधारने व हिमाचल के अन्य प्रदेशों के समानांतर विकास के उद्देश्य से शुरू की गई। मतलब उस क्षेत्र के जो मतलब व्यक्ति रहते थे वो मतलब बहुत ज्यादा निम्न तबके के थे। ठीक है, उन्हें जो है मतलब सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, उन्हें किसी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं थी और उनका जो है खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए जो है सरकार ने इस क्षेत्र पर ध्यान दिया और इस क्षेत्र का जो है विकास किया। इसके लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किया इसे देखते हैं हम। इसके लिए निम्न कदम उठाए सरकार द्वारा। आधारभूत अवसंरचना जैसे विद्यालयों, अस्पतालों, इनका विकास किया गया। ठीक है, विद्यालय दोस्तों मतलब जो है शिक्षा को मतलब बढ़ावा दिया गया और जो अस्पताल है उनसे जो मतलब स्वास्थ्य है उसको जो है बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अब देखिए स्वच्छ जल, सड़कों, संचार तंत्र एवं बिजली की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया। मतलब इन सभी जो मतलब क्षेत्र है इन पर भी ध्यान दिया गया और इस क्षेत्र में जो है कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया ताकि जो मतलब लोग हैं वो अपने अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकें। सामाजिक व आर्थिक प्रभाव इसके क्या पड़े इसे देखते हैं। जब दोस्तों विद्यालय की शुरुआत हुई तो मतलब साक्षरता बढ़ी। ठीक है, विद्यालय की शुरुआत हुई तो मतलब जो व्यक्ति हैं जो मतलब बच्चे हैं वो साक्षर हुए, वो मतलब पढ़े लिखे, जिससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई, कृषि में वृद्धि हुई, लिंगानुपात में सुधार आया। ठीक है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी जिससे उनकी जीवन स्तर में वृद्धि होगी। दोस्तों एक नहर को देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से। आप अगर मान के चले कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, अगर मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो मैं कहूंगा कि अगर आपको बाकी चीजें नहीं पढ़नी तो आप बेशक मत पढ़िए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसे आप 100% और बढ़िया तरीके से तैयार करिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये आपसे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। इस नहर को जो है पहले राजस्थान नहर भी कहा जाता था और ये जो नहर है ये पंजाब के हरिके बांध से निकलती है तथा राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान के समानांतर बहती है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो चित्र नहीं बना पाया आपके लिए। ठीक है, ये जो मतलब पंजाब है इस साइड से, तो मतलब पंजाब के जो है वहां से निकलती है पंजाब के हरिके बांध से और ये जो मतलब आती हुई राजस्थान के थार मरुस्थल, ठीक है, राजस्थान के थार मरुस्थल तक जो मतलब जाती है और क्योंकि उसी के समानांतर पाकिस्तान भी है। ठीक है, इसलिए कह रहा पाकिस्तान के समानांतर बहती है और इसकी जो दोस्तों लंबाई है वो है 9060 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसने जो है ये जो मतलब नदी है, ये जो मतलब जो परियोजना है, नहर है, ये कृषि के लिए रामबाण दवाई साबित हुई। दोस्तों ये कृषि के लिए कि मतलब जो मतलब उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए कृषि में बहुत ही ज्यादा इस जो नहर है इसने विकास किया है। ठीक है, इस नहर से जो है व्यक्ति जो है मतलब अपनी सिंचाई कर सकता है और खेती कर सकता है, जिससे जो व्यक्ति है अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय। अब दोस्तों ऐसे कौन कौन से मतलब जो कार्य हैं जिनसे मतलब जो इंदिरा गांधी जो नहर क्षेत्र के जो मतलब आसपास के लोग हैं उनसे जो है मतलब उनको बढ़ावा मिल सकता है, किस तरीके से वहां पर जो सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे पहला जो मतलब कारक है वो जल प्रबंधन की नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना।
ठीक है। जो मतलब एक तो जल उस क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध नहीं है, और जो मतलब इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो मतलब जल जो मतलब उन्हें उपलब्ध हो रहा है उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि मतलब उस जो जल है उसका उतना ही उपयोग करें जितना की उन्हें जरूरत है। जल सघन फसलें मतलब जो ज्यादा जो पानी वाली फसलें हैं उन्हें ना उगाया जाए, ठीक है। नालों को पक्का करना, क्योंकि नालों से जो है पानी रिस कर भी जो है अंदर चला जाता है। अब दोस्तों सतत विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय देखिए कि मतलब किस तरीके से जो हम सतत विकास को मतलब बढ़ा सकते हैं। मैं आपको शुरू में ही बताया था सतत विकास क्या होते हैं, कि मतलब ऐसे मतलब जो संसाधन है वर्तमान में हम उनका इस तरीके से प्रयोग करें तो कि जो मतलब संसाधन है वो जो भावी पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है वो बचे रहें, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा कब हो सकता है, तो ऐसा जो तभी हो सकता है जब हम जल प्रबंधन का जो नीति है इसको कठोरता से पालन करें, कि मतलब जितनी जल की हमें आवश्यकता है सिर्फ उतने ही जल का प्रयोग करें। अगर हमें गाड़ी धुलनी है तो हम गाड़ी जो है पाइप के जरिए ना धुलकर मोटर चलाने के बजाय हम बाल्टी से उस गाड़ी को धोएं, ठीक है। बिजली का उतना ही जो दोस्तों इस्तेमाल करें जितने की आपको जरूरत है। भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना है, मतलब जिस भूमि पर खेती नहीं हो रही है उसकी जो उपजाऊ क्षमता उसको बढ़ाना है। और अर्थव्यवस्था को द्वितीयक तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप में बदलना है दोस्तों। मतलब जो प्राथमिक स्तर की जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है द्वितीयक तृतीयक या चतुर्थ जो है क्रियाकलापों में बदलना। तो दोस्तों आपका जो आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इस चैनल को जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये वीडियो बहुत छोटी क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा छोटा ही था, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।